ओके। वो नहीं आया क्या अब तक अपना? खालिद नहीं आया ना? खालिद अनुभव, अभिनव, अभिनव कह रहा हूँ, अंकल। ए से इतने बच्चों के नाम होते हैं। ओके, क्लास 9 आज इस चैप्टर का मैं रीडिंग खत्म करवा, मतलब एक्सप्लेनेशन खत्म करा दूंगा, उसके बाद प्रतीक सर कवर कराएंगे इसको। साइंस चैप्टर 4, एटम स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डाउट्स फर्स्ट। फर्स्ट अपना ऋषित, गो अहेड विद द डाउट। Sir, what are the duties of an IFS? जी कहाँ से, कौन से चैप्टर का है? सर कोई चैप्टर, सर आपने ही तो बोला एनी डाउट एनी सब्जेक्ट, कोई भी कुछ भी। नहीं, आईएएस कौन सा वाला? आईएफएस दो होते हैं, सर फॉरेन फॉरेन। इंडियन फॉरेन सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तुम तो फॉरेस्ट वाले की बात कर रहे, फॉरेन वाले की। सर फॉरेन। बहुत अच्छी एक्चुअली जॉब होती है, डाउट, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जो आईएएस के एग्जाम में सबसे टॉप के लोग होते हैं ना, आईएएस के जो टॉपर होते हैं, टॉपर टॉप, दे सेलेक्ट आईएफएस कार्डर। काम क्या है आईएफएस कार्डर का? आईएफएस ऑफिसर्स का काम क्या है? आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, भारत के एम्बेसडर बन के। उस कंट्री में वो भारत के, इंडिया के एम्बेसडर बनते हैं, यूएन में जाते हैं, यूएन में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी हमारे कंट्री के एम्बेसडर बन के वो लोग पूरी दुनिया में जाते हैं। और अगर सपोज करो, अच्छा तुम लोगों को ये बात पता नहीं कि नहीं पता, जैसे कोई भी कंट्री का शिप उस कंट्री की टेरिटरी माना जाता है, कोई भी कंट्री का एरोप्लेन उस कंट्री का टेरिटरी माना जाता है, कोई भी कंट्री की एम्बेसी उस कंट्री की टेरिटरी मानी जाती है। एग्जाम्पल, सपोज करो आप जा रहे हो, यूएस जा रहे हो आप, और यूएस का ही एयरक्राफ्ट है जिसमें आप जा रहे हो, यूएस एयरलाइन का एयरक्राफ्ट है, और वहां पे आपका बच्चा पैदा हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है लेडी की, तो उसको माना जाएगा अमेरिकन सिटीजन। क्यों? दैट चाइल्ड हैज टेकन बर्थ ऑन अमेरिकन टेरिटरी। को बोले सर टेरिटरी तो थी ना, तो जहाज में पैदा हुआ था। जहाज ही टेरिटरी। सेकंड, दिल्ली के अंदर यूएस के सब एम्बेसी, बहुत बड़ी एम्बेसी, बहुत शानदार एम्बेसी बना रखी है उन्होंने। वहां पे अगर एक दो लोगों की लड़ाई होगी आपस में, यूएस वालों की, एक ने दूसरे को गोली मार दी, तो उनका ट्रायल जो होगा इंडिया में नहीं होगा, उनका ट्रायल होगा जाके वापस यूएस में। क्यों? ये जो ये जो क्राइम हुआ है यूएस की टेरिटरी में हुआ है। ऐसे ही इंडिया की जो एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी चाहे पाकिस्तान में हो, सऊदी में हो, इसराइल में हो, टर्की में हो, कहीं भी हो, वहां इंडिया के आईएफएस ऑफिसर्स बैठते हैं। और हर एक आईएएस ऑफिसर को, आईएफएस ऑफिसर को, इंडियन फॉरेन सर्विस का जो ऑफिसर होता है, उसको किसी देश की पुलिस पकड़ नहीं सकती। पता है बात? अगर कनाडा का यहाँ पे कोई एम्बेसडर रह रहा है इंडिया में, दिल्ली में, दिल्ली पुलिस उसको हाथ नहीं लगा सकती। इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तुमने देखा होगा दिल्ली में जो गाड़ियां चलाते हैं जो एम्बेसी वाले लोग, उनकी गाड़ी का नंबर भी अलग कलर में होता है। कौन से कलर में होता है? ब्लू कलर सर का। ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का नंबर होता है उनका, अलग ही नंबर होता है उनकी गाड़ी का। कोई चालान भी नहीं काट सकता, रोक सकता, कुछ नहीं कर सकता उनकी गाड़ी। तो इतने पावरफुल लोग जो होते हैं वो होते हैं आईएफएस। तो पूरे वर्ल्ड सर में अगर हमारे देश उन्होंने का कोई क्राइम करा है तब भी नहीं पकड़ सकते पुलिस उनको? क्या करें? सर अगर उन्होंने कोई भी छोटा मोटा क्राइम कर दिया तब भी नहीं पकड़ छोटे सकते? मोटे क्राइम को तो हाथ ही लगा सकते हैं, बड़े क्राइम के लिए तो फिर वो परमिशन लेनी पड़ेगी वहां से कि तुम्हारे देश बंदे ने किया है, इसको हम हमारे यहाँ पे सजा दी जाएगी, फिर तो वो केस बहुत लंबा चलता है, मतलब बहुत परमिशन लेनी पड़ती है। नॉर्मल चीज में तो कोई उनकी गाड़ी नहीं रोकता, कोई जी हिम्मत नहीं उनकी गाड़ी रोकने की। तुम तो बोलो छोटा मोटा क्राइम वो क्या करे, किसी के साला वो कोई शॉप लिफ्टिंग थोड़ी कराया, दुकान पे से चुपचाप उठा के ले गया माल, ऐसा तो करेगा नहीं यार, कौन करेगा? ठीक है, तो उनको आप हाथ में लगा सकते। ओके, इसको बोलते हैं डिप्लोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्वित। सर पोस्टेड इन सुपर ग्रुप। ओके, पोस्टेड इन सुपर ग्रुप, सुपर ग्रुप, या ओके, देख रहा हूँ मैं, कुछ और देखने लगे या
Right. Which question do you want me to do? Sir, Question both. number? Both. All right. Yeah. Please. हो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। ये पता है कौन सा चैप्टर का है? ग्रेविटेशन का। एक बार क्वेश्चन पढ़ दें गर्वित। Yes, sir. A stone is allowed to fall from the tower of a stone is allowed to fall from the top of a tower 100-meter high, and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. ओके गुड। दोस्तों बड़ा क्वेश्चन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। मैंने जब ये चैप्टर करा रहा था, याद होगा भारत, मैंने बोलता इस तरह का क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। इस पूरे चैप्टर में अकेला जो क्वेश्चन परेशान करने वाला वो ये है, वो मैं कर दे रहा हूँ। माही ध्यान देना। अनुकल्प आ गया क्या? अनुकल्प नहीं आया। ओके दोस्तों, जो लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज लुक्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इतना डिफिकल्ट है नहीं। मैं बोल रहा हूं कि लेट देम मीट एट x मीटर अबव अर्थ। सो गिवन क्या क्या है पहले? h इज इक्वल टू 100 मीटर एंड सेकेंड स्टोन का स्टोन 2 का मेरे को इन्होंने क्या दे रखा है? u दिया है। स्टोन 2 u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। और स्टोन 1 का दोस्तों u इज इक्वल टू 0। तो अलाउड टू फॉल का मतलब ऐसे 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 छोड़ दिया, तो जब छोड़ा उस वक्त तो 0 थी उसकी वेलोसिटी, बाद में बढ़ती जाएगी। स्टोन 2 u इज इक्वल टू 0। लेट द टू स्टोन्स मीट एट हाइट x मीटर फ्रॉम ग्राउंड। अच्छा अब देखो, ये वाला जो स्टोन था दोस्तों, इसने जो टोटल डिस्टेंस यहां तक आने में ट्रेवल किया वो था 100 माइनस एक्स। ठीक है गर्वित? वैभव वैभव ठीक है? और Yes. इसका x ठीक। अब मैं पहले इसका फॉर्मूला निकालता हूं। हमारे को फॉर्मूला पता है, s इज इक्वल टू यू टी। एक मिनट, वी स्क्वायर से करूं किस? एक मिनट होल्ड करना। इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, a तो यहां पे g है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज g। 9.8। हाँ हाँ 9.8। ओके एक मिनट होल्ड करना। z माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस t स्क्वायर and x is equal to 80 प्लस ut। ठीक। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो लेट अस से ये t सेकंड के बाद मिलेंगे। सो लेट द टू स्टोन्स मीट एट हाइट x मीटर फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर t सेकंड्स। तो इसको यहां से छोड़ा गया था, तभी इसको इधर से उछाल दिया गया था। तो 3 सेकंड बाद दोनों के दोनों यहां मिल रहे हैं। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, देखो फॉर्मूले में। सो इस वाले के लिए होगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू यू 0 है इसका, तो 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। सो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 2। तुम बोलोगे सर जी की वैल्यू रख लो, देख लेंगे। जी 10 दे रखा कि 9.8? सर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नहीं है। ओके अभी के लिए टी, इसको मैं 10 ले रहा हूं, देखते क्या होता है। सो 10 से कटेगा ये 5 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन बनी 5t स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब ये वाली इक्वेशन देखो, एस एक्स इज इक्वल टू यू है 25 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू 25t प्लस 5t स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से 5t स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूं इधर।
x इज इक्वल टू 25t प्लस 100 माइनस x। हंड्रेड माइनस एक्स। ओके, डाउट कर रहे हैं हम अपना अगरवित का। सो x इधर आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 25t प्लस 100। ओके, लेट्स लुक एट लेट्स कीप दिस एज, अगर मैं टी स्क्वायर की जगह x की वैल्यू रखूं, हाँ x की वैल्यू रखता हूं। ओके दोस्तों, नो प्रॉब्लम। यहां देखो, x को उधर लेके जा रहा हूं मैं, x उधर गया, तो 100 माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1 डैश। ओके, x की वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पे, ये वैल्यू x की यहां रख रहा हूं, तो 100 माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 25t प्लस 5t स्क्वायर। इस t स्क्वायर को उधर ले जाओ, 100 इज इक्वल टू 25t प्लस 10t स्क्वायर। अब 100 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन को पलट लो एक बार, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, 10t स्क्वायर प्लस 25t इज इक्वल टू 100, 100 को इधर ले, 10t स्क्वायर प्लस 25t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कौन कर सकता है? आता है, मैं बताया था ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है इसको। ए आएगा 10, सी आएगा माइनस 100 और बी आएगा 25। हमें एसी को निकालना, एसी हमारा है माइनस 1000। ओके, मेरे को ऐसे करना है, इसको ऐसे गोटी बैठानी है इसकी कि मेरे को 25 मिल जाए। देखते हैं, एसी इज इक्वल टू 1000, क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे, 10, या फिर हो सकता है 2 इंटू 50 इंटू 10, नहीं बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 10, ओके, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, 5 2 जा 20, नहीं बन रहा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अच्छा 25, 125 8 नहीं, 25 इंटू 2 50 एंड दिस इज 20, 50 21 कहीं गलती हुई क्या, देखते। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो x मीटर पे मिलेंगे और t में सेकंड के बाद मिलेंगे, सेकंड उसमें वैल्यू रखी, 10 माइनस 100 माइनस x इज इक्वल टू, ये 0 प्लस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। अगर मैं 9.5 लूं तो, अगर मैं 9.5 लूं, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, दिस क्वेश्चन इज नॉट सो डिफिकल्ट, चेक करना। हाँ, सर एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया, ये हो गया।
कुछ गड़बड़ गलती की है मैंने, देखो देखते क्या गलती है। इसको छोड़, यहाँ तक आ गए हम लोग, अब आगे देखता हूं मैं। 100 माइनस 5, दो इक्वेशन है मेरे पास। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, पहली इक्वेशन ये है। 100 माइनस एक्स इक्वल टू 5t, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मेरी बनी थी x इज इक्वल टू ut, u 25 है, प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो ये 5t स्क्वायर इधर आ गया, एंड x इज इक्वल टू, सो दिस इज x इज इक्वल टू 25 प्लस 5t स्क्वायर, 25t, राइट। x की मैं वैल्यू यहां रखता हूं, 100 माइनस x, if I add them, इससे क्यों हो रहा है, कटना चाहिए आपस में, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है सर, कोई मिनट। अरे यार देखो, यहाँ पे G पॉजिटिव है, यहाँ पे G नेगेटिव है यार। ये देखो, यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा ना s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो 10 आया ये -10 आएगा, वही मैं कहूँ, -10। अब मेरे पास दो इक्वेशन है दोस्तों, इधर देखो, दिस इज दिस, ओके। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, सबको पता है ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को हम ऐड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं या एक्स की वैल्यू भी रख सकते हैं। चलो मैं एक्स की वैल्यू रख देता हूं, तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू ये है 25t माइनस 5t स्क्वायर इजकल टू 5t स्क्वायर, ओके। ओपन द ब्रैकेट, 100 माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 5t स्क्वायर इजकल टू 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। 100 माइनस 25t इजकल टू 0, 25 को उधर ले जाओ, 100 इजकल टू 25t, सो t इजकल टू 4। t की वैल्यू आ गई दोस्तों, अब यहां पे लिख दो t की वैल्यू, x इजकल टू 25 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 4, तो ये आएगा 25 4 जा 100 माइनस 5 4 जा 20 24 जा 80, x is equal to 20 meters. So the two stones will meet at a height of, two stones will meet at a height of 20 meter from ground after 4 seconds. Correct, understood? Okay, Garvit, mistake I made and you should not make, you should remember this when you're doing this question, that यहाँ पर G जो है वो माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली आप, ये आसान है क्वेश्चन, ओके। शेयर कर रहा हूँ गाइस, फटाफट आप रीड कर दे, मैं इसको कर देता, फिर अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। क्या करें, गर्वित बोले। yes sir. A ball is thrown up vertically, returns to the thrower after 6 seconds. Find first the velocity with which it was thrown up, second the maximum height it reaches, and third its position after 4 seconds. ओके दोस्तों देखो, उसने बोला कि बॉल ऊपर फेंकी गई, 6 सेकंड बाद वापस आ गई, यानी कि 3 सेकंड बॉल को जाने में लगेंगे और 3 सेकंड बॉल को आने में लगेंगे, सो टी इज इक्वल टू 3 सेकंड्स, राइट। नाउ गर्वित आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जब ये यहां से चला था तो यू था इसकी वेलोसिटी, और हमें पता नहीं यू कितना है, पर गर्वित एक बात बताओ, यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो गई, v इज इक्वल टू Sir, 0. 0, सो v इज इक्वल टू u प्लस at हमारा फॉर्मूला है, लेकिन ग्रेविटेशन में a की जगह g लिखते हैं हम लोग,
ओके, सो V0 इज इक्वल टू U हमें पता ही नहीं कितना है, और G दोस्तों माइनस रहेगा नेगेटिव। कुछ वैल्यू दी है 10 या 9.8 कुछ बोला है? नो सर। ओके, तो 10 ले रहा हूं अभी के लिए। सो -10 इंटू टी कितना है 3, सो U -30 इज इक्वल टू 0, सो U इज इक्वल टू 30। ठीक है दोस्त? यस सर। ओके, नाउ लेट अस लुक एट सेकंड, हमें H पता करना है, तो H इज इक्वल टू UT माइनस हाफ GT²। U कितना है 30 इंटू T 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3, 2 5 जा, सो ये होगा 90 माइनस 45 इक्वल टू 45 मीटर। इसको हम दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कौन सा वाला? V² इक्वल टू U² प्लस 2GH। V² 0 है, U कितना निकाला था 30 इंटू 30 इंटू 2, G माइनस क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है 10 इंटू H, तो 20H इज इक्वल टू ओके, यहां से देखो, सो 900 माइनस 20H इज इक्वल टू 0, सो 20H इज इक्वल टू 900, H इज इक्वल टू 900 अपॉन 20, 0 से कटा 0 45। दोबारा दोनों केस में आंसर तो सेम ही आएगा। अच्छा दोस्तों, अब 4 सेकंड के बाद कहां होगा देखें, यहां से चला और अभी 1 सेकंड ही गुजरा है, क्योंकि टोटल 3 सेकंड है ना यहाँ पे, तो 1 सेकंड गुजरा है, क्या हाइट रहेगी देखो। सो U इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जब चला तो 0 है, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, A इज इक्वल टू प्लस G। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, V², नहीं V² आने लगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT या GT², वैल्यू रखो। S इज इक्वल टू, U तो 0 है, ये वाला तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू G कितना है 10 और T कितना है 1 इंटू 1, 5 मीटर। सो आफ्टर 1 सेकेंड और आफ्टर 4 सेकेंड टोटल ये 45 था यहां से यहां तक, और 5 मीटर नीचे गिर चुका है। आफ्टर 4 सेकेंड गर्वित इट विल बी 40 मीटर अबव द ग्राउंड। गर्वित ओके सर। ठीक है दोस्तों, ये है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मैं भी देखो मिस्टेक कर गया, जी को माइनस जी की जगह जी ले लिया। ओके चलो, ओके खत्म करते हैं आज चैप्टर को। ऋषित, यस ओए सर। ऋषित, यस तो भाई सर। आईएफएस बनने का डिसाइड कर ही लिया फाइनली? फिर क्या बनेगा? आईएफएस, सर अभी डिसाइडेड नहीं है सर। अच्छा तो मतलब अभी चेकिंग कर रहे हो कौन कौन सा कैरियर क्या क्या कर रहा है? यस सर। ओके चलो, अब तक दोस्तों हमने जो देखा है बस 2 मिनट के अंदर देख लें। 9 रिवीजन, उसके बाद की कल मैंने नोट्स नहीं भेजे क्या पिछली क्लास के? नो सर।
अरे यार नो सर। सर मैं अभी वही कह रहा था कि आपने नोट्स नहीं भेजे कल की क्लास के। सर मैं आपने अभी कल भेज की देता क्लास में वीडियो भी नहीं डाला है। हाँ वीडियो तो नहीं डाल पाया मैं अब तक, मैं देखता हूँ डाउनलोड हुआ कि नहीं। या ये नोट्स है मेरे पास, मैं भेज रहा हूँ अभी। साइंस कल तो काफी कुछ किया था हमने। नहीं ये तुम्हारा नहीं है, ये चैप्टर ये ओके, मैं भेज रहा हूँ अभी। अभी थोड़ा सा उसे रिवीजन करा देता हूँ। ऑल आइडियाज। साइंस ओके। सो ये देखना है, ये भरत का तो क्वेश्चन था, ये तो मैथ का है, खैर इसकी जरूरत नहीं है अभी बात करने की। गिवन वाला ये भी बस एक एक स्लाइड ओके। सो थॉमसन ने जब अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया, इससे पहले डिस्चार्ज ट्यूब तो बनी गई थी, डिस्चार्ज ट्यूब को यूज करके गोल्डस्टाइन ने दिखाया कि भैया प्रोटॉन नाम की चीज होती है, एक पॉजिटिव जो होती है रे इस तरफ को निकल पड़ती है, और वो कैथोड के अंदर हमने होल कर दिए, इसलिए उसको कैनाल रे बोला गया, या फिर एनोड रे बोला गया, पॉजिटिव रे, तीन नाम दिए गए। उधर रदरफोर्ड ने उल्टा किया, उसने जब बम्बार्डमेंट किया तो इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड की तरफ भागे, और उसने देखा कि उसके ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, पैडल तो पैडल को घुमा देती हैं, पतली उसमें से निकल जाती हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, तो थॉमसन ने कहा कि यार ऐसा समझो, अभी ये न्यूट्रल होगा एटम आपका, इसके अंदर प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन का एक मॉडल बनेगा, जैसे बीच में तरबूज का लाल लाल रंग होता है कलर, वो पॉजिटिव चार्ज समझ लो, और बीच में जो काले काले बीज है वो नेगेटिव चार्ज है। पुडिंग के अंदर पूरा का पूरा जो उसका टेस्टी पार्ट होता है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर जो प्लम डले हुए हैं, ड्राई फ्रूट, वो नेगेटिव है, और पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मास भी और चार्ज भी। लेकिन मैंने जैसे बताया, सब साइंटिस्ट को रहती है उंगल करने की आदत एक दूसरे को, और सही भी है, करना ही पड़ेगा उनको। तो वो एक बंदा था, इसका नाम था सर अर्नस्ट रदरफोर्ड। तो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया, जो कि अमेरिका इंग्लैंड के रहने वाले थे, सर की उनको उपाधि मिली थी, 1908 में उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका था। 1911 में उन्होंने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, जो कि बहुत फेमस है केमिस्ट्री में। उन्होंने एक गोल्ड की फॉयल ली जो कि 0.00006 सेंटीमीटर पतली थी, बिल्कुल पतली, इतनी कि 100 एटम के बराबर हो बस, और उसमें से उन्होंने अल्फा पार्टिकल, जो कि हीलियम के एटम में से इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद मिलते हैं, वो बम्बार्डमेंट मारा उसमें। बम्बार्डमेंट में उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो निकल गए बीच में से। उन्होंने कहा यार ये एटम का ज्यादातर पार्ट खाली है, कुछ थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हो गए इधर उधर, तो उन्होंने बोला यार ये पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पॉजिटिव चार्ज ने इनको डिफ्लेक्ट कर दिया। एक 1 × 20,000 वापस चला गया, तो उसने कहा यार बीच में कुछ सॉलिड बाल है इसके, जिससे टकरा के वापस जा रहा है, वो बहुत ही छोटा है, बाकी का एटम खाली पड़ा है। तो उसने इतना एक मॉडल दिया कि भैया देखो, सारा का सारा प्रोटॉन और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है मेन, और चारों तरफ बाहर जो है वो एक खाली एरिया है, जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो भाग जाते कब के, लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव का जो पार्ट है वो एक दूसरे को पुल कर रहा है, इसको मैंने वो कल बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स। वैलेंटाइन डे पे लोग पेटल देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, पेटल्स यानी फूल, फूलों की पेटल्स, वो प्यार है की निशानी, तो ऐसे सेंट्रीपिटल खींच रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन, और फ्यूगल का काम वो कर रहा है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों को बैलेंस कर दिया, और रदरफोर्ड को लगा कि भाई मैं तो बहुत तगड़ा काम कर दिया। लेकिन वो जो बाकी साइंटिस्ट बैठे हुए तो धार लगा रहे थे अपनी छुरी पे, उन्होंने कहा हेलो हेलो रुको एक मिनट, ये बताओ कि जो नेगेटिव है और पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट कर रहा है और इसको घूम रहा है, वो तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खर्च हो रही है घूमने में, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन पास आता जाएगा न्यूक्लियस के, और जैसे जैसे पास आता जाएगा धीरे धीरे आके गिर जाएगा। और क्योंकि डिस्टेंसेज इतने छोटे हैं, 10⁻⁻15 मीटर का तो उसका रेडियस है, 10⁻10 मीटर और 15 मीटर का,
तो ये तो 0.0010⁻⁸ सेकंड के अंदर तो गिर जाएगा ये। इसका जवाब नहीं था मिस्टर रदरफोर्ड के पास। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली बार बताया था, किसने दिया? उन्हीं के एक चेले ने, जो कि रदरफोर्ड का उसका अंश का रदरफोर्ड का चेला था, उसने दिया। कैसे दिया देखते हैं। ओके, अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको सोलर सिस्टम मॉडल या प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि उस प्लेनेट जैसे घूमते हैं सन की चारों तरफ, ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। साइंटिस्ट ने कहा, why is atom stable? It should not be, because on the nucleus all these electrons which are rotating should come closer and fall on it. Should not be possible to exist. Secondly, pattern of distribution of electrons outside the nucleus not explained. ये दो ड्रॉबैक रह गई इसकी। ठीक, अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी उसको तो हम देखेंगे, लेकिन एक और साथ में प्रॉब्लम चल रही थी। 1920 आते आते साइंस काफी डेवलप हो चुका था। 1915 के अंदर आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दे दी थी, और बहुत कुछ चल रहा था उस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी में। तो साइंटिस्ट कुड फाइंड आउट द मास ऑफ द एटम। 1920 में साइंटिस्ट सॉ दैट mass of atom was much more than combined mass of electron and proton। भाई आपका इतना हैवी एटम है, और उसके अंदर एटम जो आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास देख लो तो बहुत कम पड़ रहा है, ये एक्स्ट्रा मास कहां से आ रहा है? सो अच्छा, एक मिनट, एक चीज मैं एक इसकी कमी तो बता दी, एक पॉइंट मेरा रह गया। मेरा पॉइंट ये था कि कमी तो इसकी चलो ठीक है हमने देख ली, इसने अचीव क्या किया था, इसका पॉजिटिव पार्ट क्या था? तो इसके पॉजिटिव पार्ट क्या थे देखो। फर्स्टली ही एक्सप्लेन्ड न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड के हिसाब से एटम न्यूट्रल था, उसने उसके हिसाब से। एंड सेकेंडली ही एक्सप्लेन्ड हिज एक्सपेरिमेंट। He explained his experiment। दो चीज इसने अचीव कर ली थी। ओके, अच्छा, ये रदरफोर्ड ने खुद ही बोल दिया था कि यार देखना, आज नहीं तो कल तुम लोगों को एक ऐसा चार्ज, ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसके अंदर मास तो होगा लेकिन उसमें चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल रहेगा। ये काफी पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, तो लोग लगे हुए थे उसको ढूंढने में कि ऐसा कौन सा पार्टिकल है। तो रदरफोर्ड का एक और चेला था, एक और स्टूडेंट था, जिसका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, एंड ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ ईआर। रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। इस बंदे ने 1932 में क्या देखा कि अगर मैं इस ट्यूब के अंदर बेरिलियम ले लूं या बोरॉन ले लूं, इनको गैसियस फॉर्म में इसके अंदर डाल दूं, और यहां पे अल्फा पार्टिकल की बारिश करूं, तो एक रेडिएशन होता है, रेडिएशन निकलता है।
और उस रेडिएशन पे अगर मैं इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव लगाऊं या इस तरफ नेगेटिव पॉजिटिव लगाऊं तो फर्क नहीं पड़ता उस पर, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस पर। तो चैडविक ने उसको बोला कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, और इसका नाम उसने दे दिया न्यूट्रॉन। और ये पाया गया कि न्यूट्रॉन का जो मास है ना, न्यूट्रॉन पे चार्ज तो नील हो गया, चार्ज तो इस पे नील है, लेकिन इसका मास पाया गया, प्रोटॉन का था 1.6 इंटू 10⁻20 -27 kg, इसका थोड़ा सा ज्यादा पाया गया, थोड़ा सा ज्यादा 1.6 इंटू 4 7। बाद में साइंटिस्ट ने जब चेक करा 1.6749 6749, बाद में साइंटिस्ट ने जब मेजर किया तो एक्चुअली पाया गया कि न्यूट्रॉन का जो मास है ना, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिला के बनता है। बाद में साइंटिस्ट की बात में ये समझ में आई कि जो न्यूट्रॉन बनता है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इनका चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और इनका मास एग्जैक्टली लाइक न्यूट्रॉन। तो बेसिकली साइंटिस्ट को ये कहना पड़ा कि न्यूट्रॉन से ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलता है। जब न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, एक प्रोटॉन चला जाता है। सर दोस्तों, हाँ सर एटम के अंदर के सर सारे पार्ट्स डिस्कवर हो चुके हैं? नहीं, कुछ किसी को नहीं पता, हर 2-3 साल में एक नया पार्टिकल मिल जाता है। ओके, अच्छा, तो अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के वर्ड यूज किया गया, इनको बोला गया न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्योंकि ये कहां रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं, इन न्यूक्लियस। ओके, ठीक है। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को मिला के ये तीनों पार्टिकल्स का नाम दिया गया फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्योंकि बेसिकली तो ये मेन तो तीन ही है, बाकी तो बहुत सारे मिलते हैं, बट मेन फंक्शन इन तीनों का है, फंडामेंटल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अगर आपसे कोई बोले कि भाई न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियॉन्स है। और कोई बोले फंडामेंटल पार्टिकल कौन से होते हैं, बोलो भाई न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल। ओके, यहां तक बात हो गई। उसके बाद डेनमार्क के अंदर एक बंदा पैदा हुआ था कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन वहां की राजधानी है डेनमार्क की। सो तो नाम था नील बोर, बहुत बड़ा नाम है ये, केमिस्ट्री बहुत बड़ा नाम है, नील बोहर, BOHR। born in 1885, died in 1962, जब इंडिया चाइना का वार हुआ था। इस बंदे ने 1913 में एक थ्योरी दी, और जब इसने अपनी थ्योरी दी और इसको बाद में मिला 1922 में नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला इसको। तुम बोलोगे सर केमिस्ट्री के चैप्टर में फिजिक्स का वाला का क्या काम? क्योंकि ये काम केमिस्ट्री का नहीं है, केमिस्ट्री का काम रिएक्शन का होता है। ये काम क्योंकि दिस इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, उससे था, इसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिल गया। और ये डेनिश था, डेनमार्क का था, डेनिश। इस बंदे ने बताया नहीं, 1913 में इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इसकी जो फाइनल स्कीम, अच्छा इसने दो थ्योरी दी, पहले दो अपनी थ्योरी दो पार्ट में दी। इसने पहली थ्योरी दी इसने, इसका जब इससे क्वेश्चन पूछा गया कि वाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल ऑन न्यूक्लियस, तो इस जो सवाल उठा था रदरफोर्ड के मॉडल से, यहां से जो उठ के आया था, वो यहां जवाब इस बंदे ने निकाला। और इसने बोला, he said electrons do not move in any random path। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहे हैं,
किसी भी पाथ में घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ओनली स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। ऐसा नहीं कहीं भी घूम रहे, स्पेसिफिक ऑर्बिट है उनके। ईच ऑर्बिट हैज ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन कैन ओनली ऑर्बिट इन दीज। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी में ऑर्बिट करते हैं, और क्योंकि इनका एनर्जी लेवल जो है ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बराबर है, तो इन ऑर्बिट्स के अंदर जब तक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। इन्होंने बताए, एक्चुअली इन्होंने बताए तो ज्यादा थे लेकिन यूज कम हुए वो ऑर्बिट। ऑर्बिट कौन कौन से देखो दोस्तों, ऑर्बिट्स आर जो ये तो न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाहर वाले को उन्होंने बोला के, उसके बाहर वाले को बोला एल, इसके बाहर वाले को बोला एम, इसके बाहर वाले को बोला एन, और इसके बाहर वाले को बोला ओ। या के को 1 भी बोल सकते हैं, एल को 2, एम को 3 और एन को 4, ओ को 5। ये यूज नहीं होता अभी, अब तक किसी भी उसमें यूज नहीं हुआ। तो किसी ने से पूछा एक बात बता दोस्त, एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन सरवाइव कर सकते हैं? तो उसका जवाब इन्होंने दिया कि इसका एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट is equal to 2n square. n is equal to number, ऑर्बिट नंबर, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है। तो हम देखते हैं कि k के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। तो k में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। l में कितने होंगे? l 2n स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 4, 8। L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। M के अंदर 2 इंटू 3 स्क्वायर, यानी 2 इंटू 9, 18। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एंड N के अंदर होगा 2 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज टू से 2 इंटू 16, यानी कि 32। इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, और एक्चुअली में ऐसा होता है। नाउ अच्छा, ये इसने एक बात और बताई कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो तो वो अपने ऑर्बिट से अगले ऊंचे ऑर्बिट में चला जाता है, और अगर उसके एनर्जी लूज हो जाए तो नीचे आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑन गेन ऑफ एनर्जी जंप टू हायर ऑर्बिट and on loss come down to lower orbit। ये बात कह के इसने अपनी बात खत्म कर दी। एक्सक्यूज सर। हाँ, बोला कि भैया ये है पूरी कहानी। अच्छा हाँ भाई बता। सर ये जो आप कह रहे हो कि अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, उसमें हम एक एनर्जी डाल देते हो तो 2 2 हो जाएगी ना, उसमें ऑर्बिट कहाँ नहीं पर? नहीं, टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा निकल के। जब आप रगड़ते हैं सिल्क की शर्ट पे, आप उसको रगड़ते हैं ना प्लास्टिक को, आप एनर्जी दे रहे हैं, तो प्लास्टिक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो निकल जाते हैं, इसके पास चले जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको फिर पेपर पे डालोगे, पेपर उठा लेंगे, इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की वो जो ऑर्बिट का लोकेशन चेंज हो जाएगा, समझे? सर तो जैसे कोई किसी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में है तो दूसरा तो अगर एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 में चला जाएगा, 2 में चला जाएगा, बाहर चला जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है सर। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिक्कत ऐसी आई कि हमने, जब तुम लोग ध्यान होगा, मैंने तुम लोगों को वैलेंसी सिखाया था और ये बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो सब कहानी चली थी। तो
अब एक प्रॉब्लम आ गई, इस बंदे ने जो बताना था बता दिया, लोगों ने कहा ठीक है भाई तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड देख रहे हैं तो ये चीज नहीं हो रही है। मैं एक एग्जांपल लूंगा अभी आपके पास, मैं कैल्शियम का लूंगा, क्लोरीन का आपके साथ एग्जांपल लेता हूँ अभी और दिखाता हूँ कि इनके हिसाब से चलते तो ये तो गड़बड़ चल रहा है मामला कुछ, नील बोर के हिसाब से तो। सर कैल्शियम की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? है किसके? सर कैल्शियम की। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, कैल्शियम का एग्जांपल लूंगा। ओके सो कैल्शियम के साथ ही मैं देख लेता हूं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, कोई बताएगा किसी याद हो तो? सर 20। 20। सो कैल्शियम का दोस्तों एटॉमिक नंबर होता है 20, एटॉमिक मास होता है 40। तो इस बंदे के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 20। तो बोलोगे सर ठीक है ये बात आपकी सही है, 20 प्रोटॉन यहां बैठे हुए हैं, 20 न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं इधर, और ये है इसका न्यूक्लियस। अब आप ये बताइए सर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो मैंने भी तुम्हें बताया कि मैक्सिमम के अंदर, के अंदर मैं बता रहा हूँ, के अंदर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, के एल के अंदर मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, एम के अंदर मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, और एन के अंदर 32 हो सकते हैं। तो ठीक है यार, इसके अंदर तो मैक्सिमम 2 हो गए, 2 तो क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा? 2 पहले में, दूसरे में 8 हो गए, 8 हो गए, तो 10 तो खत्म हो गए, अब 10 बचे, तो तीसरे में 10 होने चाहिए, क्योंकि 13 में, थर्ड वाले में 18 तक अलाउड है, लेकिन 18 के हिसाब से, 10 के हिसाब से इसका बात बन ही नहीं रही। बड़े साइंटिस्ट ने अपना दिमाग खुजाया, खोपड़ी घुमाई, समझ में ना है यार कैसे। ऐसे ही पोटेशियम का जैसे होता है, पोटेशियम होता है 19 यहाँ पे, तो पोटेशियम का होना चाहिए था 2 8 और 9, बट ऐसा है ही नहीं, पोटेशियम का तो 2 8 8 1 है, और कैल्शियम का 2 8 8 और 2 है। बड़ा दिमाग लगाया बोहर ने। जब बोहर को इसका सोल्यूशन मिला, इमीडिएटली उसके साथ साथ एक और साइंटिस्ट आ गया, और उस साइंटिस्ट ने भी अपनी थ्योरी पब्लिश कर दी, इसने भी करी। दोनों को पता नहीं था एक दूसरे के बारे में, ये भी नहीं पता था कि कोई थ्योरी पब्लिश, क्योंकि ये लोग चुपचाप बना के रखते हैं अपने पेपर, लास्ट मोमेंट तक छुपा के रखते हैं और फिर उसको पब्लिश कर देते हैं। जो जर्नल होते हैं, बड़े फेमस जर्नल होते हैं जो कि साइंटिफिक सोसाइटीज के होते हैं। दोनों ने मिलकर थ्योरी डाली, और इसलिए क्योंकि दोनों का इकट्ठा ही आया था, तो 1921 में थ्योरी आई, 1921। और क्योंकि बोहर और एक और साइंटिस्ट था, इसका नाम था बरी, तो इनकी थ्योरी को बोलते हैं बोहर बरी स्कीम। बोहर बरी स्कीम के अंदर दोस्तों 2 पॉइंट है मेन बस। पहला कि 2n² रूल इज ऑलवेज फॉलोड, 2n² हमेशा रूल फॉलो होगा, बट BUT बट द लास्ट orbit cannot have more than 8 electrons. yes cannot have more than 8 electrons। अब सबकी बात समझ में आ गई। मैंने कहा अच्छा ये कहानी थी, यानी कि जब हम कैल्शियम को बांटना शुरू करेंगे तो हम 2 8 10 नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसके बाद पहले 2 8 इसके वाला 8 भरेगा यहाँ पे, और फिर बचेंगे 2, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें 9 नहीं भरा जाएगा, यहां बजाएगा 2 8 8 एंड 1। तो इसीलिए जब तक हम क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन होता है 17, क्लोरीन होता है 2 8 एंड 7। सो इसके बाद मामला इनका सॉर्ट आउट हो गया, सब लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए, वहां जाके उन्होंने पार्टी करी। लास्ट चीज बता रहा हूं अभी। So we have understood now what is valence and what is valency. So what is valence electron? Anyone? Electrons in the outermost orbit. Yes. Electrons in outermost orbit. And what is valency? Valency is equal to valence electrons up to 4
और 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर 4। तो जैसे सोडियम का बैलेंस, सोडियम है 11, तो सोडियम होगा 2 8 एंड 1, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का 1 हो गया। क्लोरीन का, क्लोरीन है 17, सो 2 8 एंड 7, क्योंकि ये 4 से ज्यादा है, वैलेंसी कैसे निकलेगी? 8 माइनस 7 1। सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो 60 अपना हो गया 8 हो गया, ऑक्सीजन का होता है 8, सो सॉरी हाँ नहीं ऑक्सीजन का कितना होता है अपना एटॉमिक नंबर 10 है ना? 10 नहीं है, 8 8 है। 8 2 और 6, ऑक्सीजन का 2 और 6, तो क्योंकि ये 4 से ज्यादा है 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। दोस्तों लास्ट चीज बता रहा हूं बस, आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप और आइसोबार, आइसोबार वो होता है जिसका भार बराबर हो, यानी मास बराबर हो, जैसे कि आर्गोन, आर्गोन का मास है 40, पोटेशियम का एक आइसोटोप होता है उसका 40, और इसका होता है 40। ये तो हो गया आइसोबार। आइसोटोप, एटॉमिक मास जब इक्वल हो तो आइसोबार हो गया। आइसोटोप जब एटॉमिक नंबर इक्वल हो, एटॉमिक नंबर। जैसे क्लोरीन के 2 एटॉमिक आइसोटोप होते हैं, एक होता है क्लोरीन 1735 और एक होता है क्लोरीन 1737। तो एटॉमिक मास तो अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम, तो दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ऐसे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर इसके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग क्यों है? एग्जिस्ट करता है अपना उसमें, नेचर में एग्जिस्ट करता है। होता है कि जो रेज आती है ना स्काई से, स्पेस से, कई बार जैसे अल्फा पार्टिकल्स आती है, रेज आ गई, वो किसी किसी उसमें से, अब जैसे इसके पास 2 न्यूट्रॉन ज्यादा है, इसके पास 20 न्यूट्रॉन है और इसके पास 18 न्यूट्रॉन है, तो कई बार उनकी टक्कर से न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, उससे न्यूक्लियस से, तो इस तरह से आइसोटोप्स क्रिएट हो जाते हैं, आइसोटोप या आइसोबार क्रिएट। समझ आई मेरी बात भरत? नो गॉट सर, इट? दिस इज हाउ इट हैपेंस। राइट गाइस, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बस एक लास्ट बात बता रहा हूँ, कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिर? है सर हाइड्रोजन का कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिर? क्या आइसोटोप कैसे बने? यस सर। वो बने हीलियम से। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1 1 1 2 एंड 1 3। तो देखो जो हीलियम था वो 2 4 था, एक एक्सरे आई, उसने इसका एक प्रोटॉन भगा दिया, अब इसके पास बच गया ये, उसके ऊपर फिर किसी ने स्ट्राइक करा, फिर एक और प्रोटॉन भगा दिया, बच गया, फिर एक और हिट मारा। बट इसको बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सबसे पहला एलिमेंट जो कॉस्मोस में बना था बिग बैंग के बाद, ये बना था, बाद में इसको मिलके हीलियम बना था, और हीलियम पे किसी ने आके स्ट्राइक मारा, तो हाइड्रोजन के नए नए आइसोटोप बन गए। समझे दोस्त? यस सर। सर आदि आइसोटोप पांडे, तुम्हारे समझ में आ रहा है जो कुछ समझाया हमने अब तक? आदि यस पांडे, सर। हाँ हाँ, मैं कुछ बोल रहा था। सर हर एलिमेंट के आइसोटोप या आइसोबार बन सकते हैं? हाँ ज्यादातर के हैं, मिल जाते हैं, सबके मिल, नहीं तो साइंस के वो चैप्टर्स में बनाते, कुछ के ज्यादा मिलते हैं, कुछ कम मिलते हैं, नहीं साइंटिस्ट बना सकते। अच्छा दोस्तों याद रखना, आइसोबार, आइसोबार हैज गॉट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इनकी वैलेंसी सेम रहती है, वैलेंसी सेम रहेगी तो केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कहता है? डेंसिटी आ जाती है तुम्हारी, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। तो किसी भी एटम का अगर आइसोबार है, वो जैसे कैल्शियम का, ये दोनों के दोनों कहां गए हो, ये, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी अलग हो जाएगी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, क्यों कि ये है 18, ये है 19, ये है 20, और केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए आइसोबार की फिजिकल प्रॉपर्टी, आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है।
चलो, अच्छा चैप्टर था, डिफिकल्ट था, मैंने कोशिश करी कि तुम लोगों को बिल्कुल एंटरटेनिंग तरीके से इसको सिखाऊं। अब तुम सर लोग नोट्स आइसोटोप बना का लेना। मास भी अलग होता है है सर, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो उनका मास भी अलग होगा। हाँ, मास तो अलग हो गई। आइसो बार का मास सेम होगा, आइसोटोप का मास अलग होता है। जैसे मतलब क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक का 35 मास है, एक का 37 है। ओके सर। ठीक है, राइट गाइस। अभी इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कराता हूं, इसके बाद कौन सा वाला चैप्टर करना बताओ। चलो बता देना मेरे को, सोच के बता देना, मैसेज कर देना। ठीक सर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सर नार्सिसम। मैसेज 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 मैसेज। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है, अभी इसके बाद लेट हो जाएंगे नहीं तो। Send me the message. I'll ask you. Otherwise, you send me the message. चलो, take care, guys. Bye bye. See you. गुड नाइट Bye. सर। Good थैंक night, यू सर। everyone. Thanks. Bye, Bye. sir. Thanks. सर